हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, जैसे कि हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट टॉपिक जो है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर उसे लिया है, जिसमें से ऑलरेडी मैंने एपिक, बैलेड, सोनेट एंड एलिजी कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने ये वीडियोज़ मेरे नहीं देखे हैं तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओड विच इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो आज हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पोएट्री ओड क्या होता है। ओड इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। क्या है ओड? एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है सच एज सोनेट एंड एलिजी। सोनेट और एलिजी की तरह ये भी एक पोएट्री का फॉर्म है। नाउ एन ओड इज अ लिरिक in the form of an address, dignified theme, feeling, style and tone. क्या है ये? एक लिरिक है। लिरिक मीन्स कि उसके अंदर एक रिदम है, ठीक है, उसकी ऐसी राइमिंग है कि हम उसे गा सकते हैं, ठीक है, जो सुनने में अच्छा लगे। नाउ जिसमें क्या होता है, एक एड्रेस होता है जिसमें हम एड्रेस करते हैं किसी को, किसी पर्सन को करते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग को करते हैं, या किसी नेचर को करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। इसमें हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, जिसका हिंदी का मीनिंग होता है संबोधित करना, ठीक है। हम इसमें संबोधित करते हैं। डिग्निफाइड इन थीम, इसका जो थीम होता है, फीलिंग होता है, स्टाइल एंड टोन जो होता है वो अभिमान भरा हुआ होता है, एक अलग ही लेवल का होता है। उसमें सुनने में जो चीज़ अच्छा लगता है, और क्योंकि हम उस जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसके बारे में कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उस पोएम में पोएट जो है कुछ उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताता है, ठीक है, एड्रेस करता है उसको। नाउ इन एंशिएंट ग्रीस इट वाज सung by a number of people in public on some important occasion. So ये एंशियंट ग्रीस, यू कैन से कि ये ग्रीस का ही ओरिजिन है, ठीक है, ये ग्रीक में ओरिजिन हुआ है इसका। और इन एंशियंट ग्रीस इसे किस लिए गाया जाता था? कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट ओकेजन होते थे, कुछ ऐसे इवेंट होते थे जिसके सेलिब्रेशन में ये जो ओड है उसे गाया जाता था, जो कई लोग मिलके उसे गाते थे, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल उसे गाते थे। Now, ode comes from the Greek word adian, means to sing or chant. So ये जो ode है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एडियन है जिससे बना है, ठीक है, और इसकी मीनिंग होती है सिंग और चैंट। ये ग्रीक वर्ड एडियन से बना है जिसकी मीनिंग क्या है? सिंग और चैंट। सिंग मतलब गाना, ठीक है। Odes are highly structured and adhere to poetic forms. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें ओड में कि ये जो ओड का जो फॉर्म होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली एकदम वो होता है, फिक्स होता है कि हाँ इसी फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसी स्ट्रक्चर में पोएम को, ओड को लिखा जाना चाहिए, ठीक है। और उसके जो पोएटिक फॉर्म्स होते हैं वो बहुत ही यू कैन से एक आधार उस चीज़ को मानते हुए चलते हैं और एकदम उसी स्ट्रक्चर में उस चीज़ को लिख। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओड? लेट्स सी। सो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ ओड्स आर देयर। फर्स्ट वन इज द पिंडारिक ओड विच इज ऑल्सो नोन एज द डोरियन ओड और द रेगुलर ओड, एंड सेकेंड वन इज द होरेशियन ओड विच इज ऑल्सो नोन एज द लेस्बियन ओड. Now the third one is the irregular ode which is also known as the Cowleyan ode. Let's see some characteristics of Pindaric ode. कि इसका नाम पिंडारिक ओड कैसे पड़ा, क्या रीज़न है और क्या इसका स्ट्रक्चर है। ओके, सो पिंडार, देयर वाज अ ग्रीक एंशियंट पोएट पिंडार। इन्होंने स्टार्टिंग में जो पोएम्स लिखी या जो ओड्स लिखे वो बेसिकली कोरल सॉन्ग्स के लिए लिखा था, कोरल पोएम्स लिखा था, जिससे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल सिंग करते थे और उसके साथ डांस भी होता था। ये किस लिए होता था? ये पब्लिक इवेंट के लिए वो बेसिकली लिखते थे। वो लिखने के बाद वो चीज़ इतनी फेमस हुई, इतनी पॉपुलर हुई और उन्होंने ही लिखना शुरू किया था, इसलिए उनके नाम से ये फेमस हुआ। और इन्होंने जो ब्रिलियंटली इस चीज़ को यूज़ किया उसी वजह से इस ओड का नाम, इस टाइप के ओड का नाम पिंडारिक ओड है, ठीक है, पिंडारिक ओड पड़ा ना। ये जो पिंडार थी ये 552 BC से लेके 442 BC तक थे। ओके, ना
अब डोरियन नाम क्यों है इसका? बिकॉज दिस डोरियन इज द डायलेक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो डायलेक्ट क्या होता है? लैंग्वेज होता है, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, मीन्स ग्रीस का, जहाँ वो अराउज हुआ था, मीन्स जहाँ पे वो ये चीज़ आई थी, जहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज था वो था डोरियन। तो इस डोरियन लैंग्वेज पे इस जो ओड को, इस टाइप के ओड को द डोरियन भी कहते हैं। ओके, नाउ द रेगुलर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट फॉलोज सम रेगुलर स्ट्रक्चर। एक इसका रेगुलर स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है विच पिंडारिक ओट्स फॉलोज। ओके, सो कैसे फॉलो करता है, इसका क्या बेसिक स्ट्रक्चर है? तो ये बेसिकली इसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं, हम देख लेते हैं। उसका नाम होता है स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड। ये 3 स्ट्रक्चर में ही, ये 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर में ही पिंडारिक ओड लिखे जाते थे, जिसके साथ साथ डांस भी चलता था। ठीक है, नाउ कोरिक एंड संग टू द अकम्पेनमेंट ऑफ अ डांस। सो ये कोरिक होता था, मीन्स कई लोग, एक ग्रुप होता था जो कि इसे गाते थे, सिंगर्स का एक ग्रुप होता था जिसके साथ इसे गाया जाता था, और इसके साथ क्या चलता था? डांस होता था। ठीक है, स्टेज पे डांस भी परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, और उसमें भी एक ग्रुप ऑफ डांसर्स होते थे जो साथ में मिलकर डांस करते थे और वो सिंग भी करते थे। ओके, नाउ इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। अब ये इसे इंग्लैंड में कैसे आया? ये इंग्लैंड में इसे किसने इंट्रोड्यूस किया? तो बेन जॉनसन जो फेमस पोएट हैं, इन्होंने अपना ओड एक लिखा जिसे क्या कहते हैं? टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर लूसियस कैरी एंड सर हेनरी मॉरिसन। ये इनका जो ओड है ये फेमस हुआ और इसके थ्रू इंग्लैंड में ओड आया। सो आइए आगे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिंडारिक ओड। सो क्या स्ट्रक्चर है पिंडारिक ओड का? बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर है जो भी मैंने आपको बताया था, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड। ये इसको मूवमेंट्स कहते हैं। मूवमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डांस में भी ये इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे डांस के स्टेप्स जाते हैं, उनका मूवमेंट सेट होता है। तो सबसे पहला जो ओपनिंग लाइन होती है वो स्ट्रोफ की होती है। स्ट्रोफ में क्या होता है? ड्यूरिंग द रेसिटेशन, जब स्ट्रोफ पढ़ा जाता है, जब उसे गाया जाता है, तो जो डांसर हैं वो एक टर्न लेते हैं, और वो टर्न किस टाइप का होता है? वो स्टेज पे राइट से लेफ्ट के साइड टर्न लेते हैं, राइट साइड से लेफ्ट के साइड वो टर्न लेते हैं ड्यूरिंग द रेसिटेशन ऑफ स्ट्रोफ। उसके बाद मिडिल में आते हैं जिसे कहते हैं एंटी स्ट्रोफ। जो पोएम है उसके मिडिल पार्ट होता है एंटी स्ट्रोफ, और जब उसे गाया जाता है तो जो डांसर्स हैं वो काउंटर टर्न लेते हैं। काउंटर टर्न मतलब उल्टा, अभी राइट से लेफ्ट गए हैं तो काउंटर टर्न हो जाएगा कि वो लेफ्ट से राइट आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है जो कि क्लोजिंग का होता है, जो जहाँ पे पोएम क्लोज होता है उसे कहते हैं इपोड। इपोड में क्या होता है? वो जो डांसर्स हैं ड्यूरिंग द रेसिटेशन ऑफ इपोड दे स्टैंड स्टिल। वो क्या होते हैं? वो जो डांसर्स हैं वो स्टैंड हो जाते हैं, स्टिल खड़े हो जाते हैं। जो भी स्टेज है उसके सेंटर में वो वहाँ पे स्टिल हो जाते हैं, एक खड़े हो जाते हैं। सो ये स्ट्रक्चर है। आप कोई भी जो भी बेसिकली आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रेस का ओड है, द प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री एंड द बार्ड, इन दोनों पोएट्री में आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली ऐसे ही है, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड का है, और इन तीनों में इसी तरीके से वहाँ पे डांसर्स जो हैं स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। नाउ इसका जो सीक्वेंस है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक बार ही इसे हम लिख सकते हैं, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ या इपोड को हम एक बार ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसको हम जितना चाहे उतने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि 3 टाइम्स इट हैज़ बीन रिपीटेड फॉर 3 टाइम्स इन द पोएम ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री एंड द बार्ड, जो कि ग्रेस का ओड है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है उसे 3 टाइम्स रिपीट किया गया है। नाउ पिंडार्स ओड्स वर एनकोमिस्टिक। एनकोमिस्टिक का मतलब क्या है कि जो ये ओड है ये लिखा जाता है लोगों को प्रेज करने के लिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, लाइक वो किसी के सक्सेस के लिए हो सकता है, लाइक सेलिब्रेशन के लिए हो सकता है कि ओलंपिक गेम्स में अगर हम जीते हैं तो उसके सक्सेस के लिए, लाइक ग्रीस में ओलंपिक गेम्स होते थे, तो अगर उसमें विक्ट्री मिली है, उसमें हमें जीत मिली है, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए दे यूज टू सिंग दिस पिंडारिक ओड। वहाँ पे पिंडारिक ओड गाते थे और उसे परफॉर्म करके दिखाते थे।
सो आइए देखते हैं आगे क्या है. So the second type of ode is Horatian ode, which is also known as lesbian ode. So why it is known as Horatian ode? The Horatian ode named for the Roman poet Horace. So Horace एक पोएट थे, एक रोमन पोएट थे जिन्होंने इस टाइप के फॉर्म का, इस टाइप की पोएम ओड का काफ़ी यूज़ किया अपनी पोएट्री में. सो उसी नाम पे, इनके नाम पे इस ओड का जो नेम है वो होरेशियन पड़ा. सो जो होरेस थे वो 65 BC से लेके 8 BC तक ये इनका टाइम पीरियड था, ये रहे हैं. ओके, सो जो होरेशियन ओड है, दिस होरेशियन ओड इज इनफॉर्मल, मेडिटेटिव एंड इंटीमेट. ठीक है, सो ये क्या होता है, ये एक इनफॉर्मल ओड होता है. ठीक है, ये मेडिटेटिव होता है. मेडिटेटिव मीन्स काफ़ी थॉटफुल होता है, काफ़ी काफ़ी थॉटफुल होता है कि इसको चिंतापूर्ण तरीके से लिखा जाता है. जब हम उसे सुनेंगे तो हम एक अलग ही थॉट में चले जाएंगे या उस तरीके से हम सोचने लगेंगे. ठीक है, एक इंटीमेट मीन्स हमें वो कुछ बताता है, कोई जानकारी देता है, कोई सूचना देता है. उस ओड के थ्रू हमें कुछ बताया जाता है, हम कुछ नई चीज़ के बारे में नए तरीके से जानते हैं. ठीक है, नाउ ड्वेल्ड अपॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर्स. ये किस पर आधारित है? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं. इसके जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. ठीक है, हमारा ध्यान केंद्रित करता है. ठीक है, हमारा ध्यान केंद्रित करता है. और जो इसका लैंग्वेज होता है और जो ये पोएम होता है बहुत ही सिंपल होता है. और जो ये हमारे जो सेंसेस हैं उसको काफ़ी रिलैक्स्ड फील कराता है. सुन के बहुत अच्छा लगता है हमें जब हम इस टाइप के ओड को सुनते हैं. ओके, नाउ दिस फॉर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय टू ग्रेट रोमन राइटर्स, होरेस एंड कैटुलस. सो ये इस फॉर्म की जो पोएम है, ये जो होरेशियन पोएम्स है, इसे स्पेशली होरेस और कैटुलस ने पॉपुलराइज किया. इसे इन दोनों ने काफ़ी यूज़ किया और बहुत सारे इससे रिलेटेड पोएम लिखे जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हुए और काफ़ी पसंद किए गए. ठीक है, नोन एज लेस्बियन ओड. अब इसका नाम लेस्बियन ओड क्यों है? बिकॉज एक आइलैंड है लेस्बोस. ठीक है, एक लेस्बोस आइलैंड है जो कि रोमन में ही है, रोम में ही, आई मीन. ठीक है, रोम में है और उसी जगह पे, उसी आइलैंड में ये जो पोएम है या जो ओड है ये काफ़ी फ्लरिश किया. मीन्स काफ़ी अच्छी तरीके से वो वहाँ पे यू कैन से कि फेमस हुआ और पॉपुलर हुआ. वहीं से इसकी पहचान बनी. दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेस्बियन ओड. नाउ लेट्स So the structure of Horatian ode is entirely different from the structure of Pindaric ode. कैसे? क्योंकि Pindaric ode में 3 उसके स्टेजेस होते थे. क्या क्या स्टेजेस थे? स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड लास्ट वन वाज इपोट, है ना. इस 3 तरीके से ही पूरा पोएम लिखा जाता था. ठीक है, 3 स्टेजेस में ही वो पोएम्स लिखे जाते थे. ये अलग है कि वो उसे रिपीट भी किया जाता था. नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार रिपीट करना है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से पिंडारिक ओड लिखा जाता था. बट इस होरेशियन ओड का जो स्ट्रक्चर है वो स्टैंजाइक फॉर्म में होता था. इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टैंजाज होंगे उसके क्या होंगे, उसके सिमिलर मीटर होंगे, सिमिलर राइम होगा एंड नंबर ऑफ लाइंस जो होगा वो भी सिमिलर होगा. ठीक है, सो इसी सिमिलैरिटी की वजह से कि ये सारे के सारे जो स्टैंजा है वो सब के सब उसमें हर एक चीज़ सिमिलर होगा, एक जैसा होगा. उसे टेक्निकली क्या कहा जाता है? उसे टेक्निकली कहा जाता है नॉन स्टैंजाइक या फिर होमोस्ट्रोफिक ओड. सो होमोस्ट्रोफिक ओड क्या हुआ कि हर एक स्टैंजा में जो लाइंस हैं वो सिमिलर होंगी और मीटर जो है वो सिमिलर है. ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? होमोस्ट्रोफिक ओड कहा जाता है. ठीक है, स्पेसिफिकली इस पोएम में ये सारी की सारी चीज़ें हैं. इसमें हर एक चीज़ एक बराबर होता है, हर एक चीज़ एक सीक्वेंस में होता है. ठीक है, सो वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ होरेशियन ओड लाइक अलेक्जेंडर पोप्स ओड ऑन सॉलिट्यूड. जो अलेक्जेंडर पोप है उन्होंने ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा है जो कि एक होरेशियन ओड है. एलन टेट जिन्होंने ओड टू द कॉन्फिडेरेट डेड लिखा है जो कि एक होरेशियन ओड है. उन्होंने यही स्ट्रक्चर जो स्टैंजाइक फॉर्म है इसी को फॉलो किया है और इसे लिखा है. सो ये था होरेशियन ओड के बारे में. नेक्स्ट देख लेते हैं इर्रेगुलर ओड. इर्रेगुलर ओड और Cowleyan ode. This irregular ode is also known as Cowleyan ode.
Why? Because it was introduced in 1656 by अब्राहम काउले. अब्राहम काउले के द्वारा ये जो पोयम है या जो ओड है ये इंट्रोड्यूस किया गया. दैट्स वाई इसका जो नाम है इसे हम काउलियन ओड भी कहते हैं. Okay. Now each stanza establish its own pattern of verifying line, length, number, lines और एंड राइम स्कीम. अब ये क्या है, ये जो चीज है ये बता रहा है कि इस जो ओड है, इस टाइप के ओड का ये स्ट्रक्चर क्या था, है ना, कैसा स्ट्रक्चर था. लाइक कि जो हमारा इसके पहले हमने देखा था कि पिंडारिक ओड है और होराशियन ओड है, उसके दोनों के स्ट्रक्चर अलग थे और इन दोनों के स्ट्रक्चर से भी ये स्ट्रक्चर अलग है. ठीक है. लाइक मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि पिंडारिक ओड में क्या थे, उसके 3 पार्ट्स थे, है ना, जो स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड था. एंड होरेशियन ओड में क्या होता था कि सेम पैटर्न, सेम लाइन्स होती थी, सेम राइम्स होती थी. जितने भी स्टैंजा में लाइन है, अगर 2-2 लाइन का वो स्टैंजा है तो सभी में 2-2 लाइन होगा. अगर 4-4 लाइन्स का है तो सभी में 4-4 लाइन्स होगा. उसकी मीटर, उसकी राइम स्कीम सब कुछ सेम होगा, है ना. अब इसके अलावा जब इरेगुलर ओड को देखते हैं तो इसका नाम है इरेगुलर, है ना, मतलब कुछ भी रेगुलर नहीं है, कुछ भी सीक्वेंस में नहीं है. ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसा पैटर्न है जो कि वेरिंग, जिसमें कि लाइन जो है वो वेरी करती है. मे बी 2 लाइन हो गया, फिर किसी में 4 लाइन्स हो सकती है, किसी में 5 लाइन्स हो सकती है, फिर 2 लाइन्स हो सकती है. इस तरीके से उसमें लाइन्स वेरी करेगा. ठीक है. उसकी लेंथ भी वेरी कर सकता है. वो पोएम जो है वो 3 स्टैंजा की भी हो सकती है, 6 स्टैंजा की भी हो सकती है, 12 स्टैंजास की भी हो सकती है. नंबर ऑफ लाइन्स डिफर करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया. राइम स्कीम भी वहां पे किसी में देख लेते हैं ए बी हो जा रहा है, यहाँ बी ए सी हो जा रहा है, या सी डी हो जा रहा है. इस तरीके से इसमें राइम स्कीम कोई भी किसी भी स्टैंजा में, हर एक स्टैंजा में अलग अलग हो सकती है. ठीक है. जिसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर स्टैंजाइक स्ट्रक्चर. और ये जो स्टैंजाइक स्ट्रक्चर है ये इंग्लिश ओड में काफी फेमस हुआ. इसके बाद जब से ये इरेगुलर ओड आया ये काफी फेमस हुआ और जो अदर पोएट्स हैं उनके द्वारा अपनाया गया और काफी यूज किया गया. ओके. सो इरेगुलर ओड जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स है. वर्ड्सवर्थ ओड, वर्ड्सवर्थ की एक ओड है जो कि है ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, जो कि 1807 में लिखी गई. नेक्स्ट इज पीबी शैली की ओड है ओड टू द वेस्ट विंड. ये आपने सुना भी होगा, आपने अपने बीए एमए में कहीं पे इसको पढ़ा भी होगा. सो दिस वाज द फेमस ओड ऑफ पीबी शैली. So this is all about ode. I hope you liked it, and if you did, so please don't forget to like, share and subscribe my channel. And yes, please feel free to comment there, because आप जो कमेंट करते हैं हमें पढ़ के अच्छा लगता है और हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है. So please feel free to comment there, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.